नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्वों में सम्मिलित है। इस संबंध में अब ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार यूसीसी लाने की पूरी तैयारी कर रही है। देश के अलग-अलग राज्यों में इस संबंध में कुछ कमिटीज भी फॉर्म की जा चुकी हैं, जहां पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है फिलहाल। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी आप और हम, इसके साथ साथ कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, उन सभी से इस संबंध में राय मांगी गई है। एग्जैक्टली क्या है यूसीसी, क्या एप्रीहेंशन रहे हैं, क्या क्या इसके बारे में हुआ है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैं क्विकली आपको रिमाइंड करा दूं, ये टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस के लिए, जो क्लासेस होने वाली हैं सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे फ्रॉम टुमारो। कल से ये क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी, यानी कि 17 जून से 2 सेशंस यहाँ पर होंगे। उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, ND Live 10। इसके अलावा पाथ फाइंडर का अग्निपथ जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच है वो शुरू हो चुका है आज से ही। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माई कोड ND Live 10, क्योंकि प्राइस बढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल जो प्राइस है वो 8,000 रुपए है। कोड जैसे कि मैंने आपको कहा ND Live 10 आपको यूज करना है ना। क्यों ये कोड यूज करना है, इसके दो बेनिफिट है। एक, आपको मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगी, और दूसरा, आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है विद माई कोड। लिंक जो है पीडीएफ का आपको अवेलेबल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में। हमें आप रीच आउट कर सकते हैं थ्रू अ फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है। सीसैट का पेपर हमें पता है कैसा आया था, तो बिल्कुल भी हम चांस नहीं लेंगे 2024 के लिए। अगर आप सिर्फ सीसैट की तैयारी भी करना चाहते हैं तो भी आप हमें हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड ND Live 10। बैचेस 1 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं न्यूज की। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि इशू किया है पब्लिक नोटिस, सॉलिसिट व्यूज जानने के लिए, ओपिनियंस जानने के लिए लोगों के, एंड ऑर्गेनाइजेशंस के, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के, ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द नोटिस, पब्लिक एट लार्ज यानी आप और हम एंड द रिकॉग्नाइज रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, वो अपने व्यूज सेंड कर सकती हैं यूसीसी के बारे में विद इन 30 डेज, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर कमीशन के द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो किसी भी इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन को पर्सनल हियरिंग या डिस्कशन के लिए भी बुलाया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो कि संविधान के अंतर्गत दिया गया है। ये प्रपोज करता है टू इंट्रोड्यूस अ लॉ, एक ऐसे लॉज, ऐसे कानून आने चाहिए जो कि अप्लाई करें सभी नागरिकों पर इक्वली, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, जेंडर एंड कास्ट एटसेट्रा, यानी सभी के लिए एक समान कानून हो। इसके बारे में ये बात करता है। भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है तो यहाँ पर सरकारों को निर्देशित किया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? निर्देशित, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, तो निर्देशन की तरह है। अब ये कंपल्शन नहीं है, इसी वजह से इतना टाइम लग भी गया है इनको इसको इम्प्लीमेंट करने में। बट अब ऐसा लग रहा है कि सरकार की क्लियर मंशा है कि वो इसको लागू करना चाहती है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करें तो एसेंशियली इट रेफर्स टू अ कॉमन सेट ऑफ लॉज। सेम सेट ऑफ लॉज होने चाहिए जो कि गवर्न करें पर्सनल मैटर्स को, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन। जो कि अभी अगर प्रेजेंट में हम बात करें तो जो भी पर्सनल लॉज हैं विद ऑल दी, देखिए जो क्रिमिनल लॉज हैं, ठीक है, उसमें क्या है, आईपीसी चलता है, सीआरपीसी चलता है, तो वो एक यूनिवर्सल लॉ है। उसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, जेंडर, रिलीजन, सेम कानून है। अगर किसी ने मर्डर किया है, अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है तो उसको सजा मिलेगी। लेकिन जब हम पर्सनल लॉज की बात करते हैं तो दे आर गवर्न्ड बाय द पर्सनल लॉज ऑफ वेरियस कम्युनिटीज दैट आर लार्जली गवर्न्ड बाय देयर रिलीजन। रिलीजियस कंटेंशन चलते, रिलीजियस तरीके से चलते हैं यहाँ पर, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ या मोमडन लॉ, क्रिश्चियन लॉ एटसेट्रा। ठीक है। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो पर्सनल मैटर्स जैसे शादी, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा, इनमें भी एक कॉमन लॉ होना चाहिए, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और बाकी कुछ हाई कोर्ट्स ने बहुत बार इस संबंध में डिसीजन लेते हुए पार्लियामेंट से या सरकार से कहा भी है कि इस तरह का कानून लेकर आइए। हाँ, वो स्पेसिफिकली यूसीसी के बारे में इन जनरल बात नहीं करते, लेकिन जैसे मैरिज के संबंध में कॉमन लॉ की बात की जाती है या बच्चों के संबंध में कॉमन लॉ की बात की जाती है, इस तरह की चीजें देखी गई हैं पास्ट में भी, जो कि मैं आगे आपके साथ डिस्कस भी करूंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2 बीजेपी रूल स्टेट्स, गुजरात और उत्तराखंड, ऑलरेडी उन्होंने रेस्पेक्टिव कमिटीज फॉर्म कर दी हैं जो इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर काम कर रही हैं। असम गवर्नमेंट ने अपना इंटरेस्ट शो किया, अपना कमिटमेंट शो किया इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। और यहाँ तक कि कर्नाटका के इलेक्शन के दौरान जो मैनिफेस्टो था बीजेपी का, वहां पर भी प्रॉमिस किया गया था फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी। ठीक है।
ना ये सेकंड टाइम है कि जब लॉ कमीशन ने इनवाइट किया है ओपिनियन को स्टेक होल्डर्स के ऑन यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में। जो कमीशन है, लॉ कमीशन जो है वो ऑलरेडी इस मैटर को ले चुकी है ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस सेंट टू इट इन 2016 बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये जा चुका है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो कि ओपिनियन लीजिए उसके ऊपर कैसे कानून बनाना है, इस पर बात करेंगे। इनिशियली जो 21st लॉ कमीशन थी उसने इशू किया था अपील अलॉन्ग विद अ क्वेश्चनर इन 2016। जब ये रेफरेंस भेजा गया लॉ कमीशन, जो लॉ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उसके द्वारा, तो उसके बाद 21वीं लॉ कमीशन ने अपील की तरह एक अपील इशू की थी, जहां पर एक क्वेश्चनर तरह का फॉर्म करके भेजा गया था फॉर द ओपिनियन ऑफ द पीपल। यहाँ पर उसके बाद से 3 और पब्लिक नोटिस इशू किए जा चुके हैं इन 2018, 2 मार्च में और 1 अप्रैल में। कमीशन को इस संबंध में ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला था, जिसके बाद एक कंसल्टेशन पेपर ऑन रिफॉर्म्स ऑफ फैमिली लॉ लाया गया अगस्त 2018 में। अभी जो 2018 का कंसल्टेशन पेपर था ना लॉ कमीशन का, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस बीएस चौहान, उन्होंने ये ओपिनियन रखा था कि जो फॉर्मुलेशन है यूसीसी का वो ना तो नेसेसरी है ना ही डिजायरेबल है एट दिस स्टेज, ऐसा कहा गया था। मतलब यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली एब्सेंस ऑफ कंसेंसस की बात की थी कि अभी कंसेंसस नहीं है। अगर आप पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आप रिस्पॉन्ड करते हैं, अकॉर्डिंगली आप चीजें करते हैं, तो कहा गया था कि अभी कंसेंसस नहीं बना है। इसके बाद ये ऑब्जर्व करते हो कि देयर इज एब्सेंस ऑफ कंसेंसस ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड। जो कंसल्टेशन पेपर है उसने अंडरलाइन किया था द नीड टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन। जहां एक तरफ यूसीसी को लेकर कंसेंसस नहीं था, लेकिन ये भी साथ में कहा गया था कि भाई डिस्क्रिमिनेशन को इरेडिकेट करना जरूरी है। यहाँ पर पेपर में आगे कहा गया था कि बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि मूव कर रही हैं टुवर्ड्स रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंसेस। मतलब जो अलग अलग हैं लोग, जो विविधता है उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, और सिर्फ डिफरेंस को डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहा जा सकता है। चीजें अलग हो सकती हैं बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि डिफरेंसेस जो होंगे वो डिस्क्रिमिनेशन ही होंगे। लेकिन ये भी कहा गया कि सिंडिकेट की जो डिफरेंसेस है ना, ये इंडिकेटिव हैं ऑफ रोबस्ट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के। इसके बाद जो कमीशन है उसके इस कंसल्टेशन पेपर में यूनिवर्सल एज ऑफ कंसेंट की जरूर बात की गई थी मैरिज की, लेकिन कोई भी रिपोर्ट यूसीसी पर सबमिट नहीं की गई थी गवर्नमेंट को बाय द कमीशन। ना उसके बाद से 3 साल हो चुके हैं 2018, उसके बाद 3 साल और निकल गए फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द सेड कंसल्टेशन पेपर, जिसमें कि बताया गया था, इसमें बियरिंग थी इन द माइंड कि भाई जो रेलेवेंस है, इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट पर, और बाकी जो कोर्ट ऑर्डर्स भी आए हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ डिसीजन आए हैं, ऑर्डर्स आए हैं, हाई कोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं। 22nd लॉ कमीशन ने कंसिडर किया कि इस पूरे मुद्दे को फिर से एक्सपीडियंट किया जाएगा टू डेलिबरेट अफ्रेश ओवर द सब्जेक्ट, दोबारा से लाया जाएगा। अब नोटिस कम्स क्लोज टू द हील्स ऑफ जस्टिस अवस्थी, जब उन्होंने एक मीटिंग रखी हुई जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जो कि जो कमेटी है ना उत्तराखंड में कोर्ट जो ड्राफ्ट कर रही है उसको भी हेड करती है, उनके साथ जब मीटिंग हुई तो एकदम से फिर से यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बहुत ही स्पीड अप ये हो गया है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाई इज यूसीसी इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा है अपने देश की डाइवर्सिटी को देखकर, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, कम्युनिटी, है ना, इस तरह की डाइवर्सिटी को देखकर ये हमेशा कंटेंशियस रहा है इशू। मतलब बहुत लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बहुत सारे एप्रीहेंशन को लेके रहे हैं भारतीय पॉलिटिक्स में बहुत लंबे समय तक। और जो यूसीसी का मुद्दा है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। तो आर्टिकल 44 जो है ना, चैप्टर 4 डीपीएसपीस का, वो कहता है कोट अनकोट, द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर द सिटीजंस ऑफ इंडिया ऑफ सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। स्टेट शैल एंडेवर, स्टेट को ऐसा करना चाहिए, ठीक है, ये इसमें कहा गया। अब अलग अलग केसेस की बात करें जहां पर जुडिशरी की तरफ से भी इसको लेकर कह सकते हैं कि थोड़ा क्लैरिटी आई है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, नॉट एग्जैक्टली ऑन सिविल कोड बट मैरिज को लेकर या गार्जियनशिप को लेकर, बच्चों को लेकर, इस तरह की जो फैमिली मैटर्स है उस पर कुछ चीजें यहाँ पर कही गई हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो शाहबानो केस की बात करते हैं 1985 का, जो कि बात करता है अबाउट द राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन इन डाइवोर्स। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि पार्लियामेंट को आउटलाइन करना चाहिए द कॉन्टोर्स ऑफ कॉमन सिविल कोड, ठीक है, एज इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट फैसिलिटेट्स नेशनल हार्मनी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब यहाँ पर
एक कॉमन सिविल कोड आना चाहिए, क्योंकि वही एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि नेशनल हार्मनी और इक्वालिटी बिफोर लॉ को फैसिलिटेट करेगा, उसको आगे बढ़ावा देगा। इसके अलावा इन द एबीसी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली केस 2015 सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया था कि जो क्रिश्चियन महिलाएं हैं दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज नेचुरल गार्जियंस ऑफ देयर ओन चिल्ड्रन अंडर द क्रिश्चियन लॉ। क्रिश्चियन लॉ में जो एक महिला है वो अपने बच्चे की ही नेचुरल गार्जियन नहीं मानी जाती है। इवन दो अगर कोई हिंदू अनमैरिड महिला है तो वो नेचुरल गार्जियन मानी जाती है अपने बच्चे की। तो अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग लॉज हैं यहाँ पर, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो रिमेन्स एक अनएड्रेस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेक्टेशन, जिसको एड्रेस नहीं किया जाता, जो कि संविधान की एक एक्सपेक्टेशन है। इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दी गवर्नमेंट्स की वो इसको लेकर आए, ऐसा यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। 2021 की अगर मैं बात करूं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट को कंसिडर करने के लिए कहा था कि आप कंसिडर कीजिए इनएक्टिंग यूनिफॉर्म फैमिली लॉज को, या फैमिली लॉज लाइए ताकि इंश्योर किया जा सके जो नागरिक है इस देश के वो फ्रीली मिंगल कर सके, मतलब वो आराम से शादी कर सके, वो बिना किसी यू नो रिलीजियस इश्यूज के, विदाउट डिफरेंट मैरिज लॉज क्रिएटिंग बैरियर्स। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है कोर्ट के द्वारा, कॉमन सिविल कोड विल हेल्प द कॉज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए कॉमन सिविल कोड मददगार होगा इन द केसेस रिलेटिंग टू कन्वर्जन एंड इंटरफेथ मैरिजेस। तो फैमिली मैटर्स के लिए यहाँ पर अलग अलग केसेस में इस तरह के बारे में बात की गई है। नाउ बिफोर आई एंड अप आई वांट टू नो योर ओपिनियन ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपको क्या लगता है कि क्या अब हमारा देश यूसीसी के लिए तैयार है? अपने जो व्यू पॉइंट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए, पाथफाइंडर की अग्निपथ सीरीज टेस्ट सीरीज से भी आप जुड़ सकते हैं, मेंस टेस्ट सीरीज से भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। लेकिन अगर आप अग्निपथ बैच का हिस्सा हैं तो डेफिनेटली आपको ये सब चीजें मिल जाती हैं। हिंदी मीडियम बैच हमारा 15 जुलाई से शुरू हो रहा है। यू कैन यूज माई कोड NDLive10 और आप इसमें एनरोल कर सकते हैं एट अ वेरी इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ 8,000 रुपीज। दिस इज अवर टीम ऑफ पाथफाइंडर। इसके अलावा पर्सपेक्टिव से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इन QR कोड को स्कैन कर लीजिए, और हमें कोई भी डाउट या क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कमेंट फॉर्म के द्वारा आप फॉर्म तक भेज सकते हैं, हम उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.